नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा घूमने वूमने का मूड होगा, त्यौहार मनाने का मूड होगा, कोई नहीं, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी स्टडी भी करते जाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको देने जा रही हूँ क्लास 10th का बोर्ड का सैम्पल पेपर, जिसमें हम लोग मैथ स्टैंडर्ड का सेक्शन बी आज करने वाले हैं। सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो ज़रूर देखिएगा। यू विल फाइंड कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हुई है, डिटेल में सब चीज़ें बताई हुई हैं, और साथ ही साथ जो भी टिप्स ट्रिक्स बताने होते हैं वो तो खैर सम करते दौरान हम बता ही देते हैं। और अब सेक्शन बी में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट देख ली थी, हमें ये पता है कि कौन से चैप्टर में से सेक्शन बी में पूछा जाएगा। तो लेट्स चेक आउट कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो बच्चों, सेक्शन बी जो आपका रहेगा 18 मार्क्स का। ओके, तो सैम्पल पेपर में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट्स चेक आउट मैथ स्टैंडर्ड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। ओके, तो चलिए, अब हमें पता है कि पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ये नंबर जो रेशनल है। ओके, सो क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, p/q फॉर्म होता है ना। तो इसका मतलब कि 3 + 2√5 इज़ नथिंग बट p/q फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स। ओके, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि उनका HCF क्या होगा बेटा, 1। ठीक है, साथ साथ में लिखेंगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका हम लोग शफलिंग कर लेते हैं। तो पहले 3 को वहाँ पे ले लूँ। सो 2√5 इज़ p/q -3। ठीक है, ये 3 को वहाँ पे ले लिया। सो देयरफॉर 2/√5 एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, p -3q/q। ठीक है, डन इतना। अब ये 2 को हम नीचे लेके आते हैं, क्योंकि जो भी इरेशनल नंबर होता है, लाइक वी नो ना कि √5 इरेशनल है ना, तो उसको अकेला कर देते हैं हम लोग। तो p -3q, ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2q। ये इक्वेशन बन गई बेटा। अब देखो, हम ना यहाँ पे कहा कि p और q जब वो इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी का तो हमें आंसर का मिलता है, इंटीजर मिलता है। अच्छा, हमें पता है कि इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर्स, बिकॉज एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। ये 9th में देखा था हम लोगों ने। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर p -3q/2q इज एन इंटीजर। ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, बट हमें पता है कि फैक्ट ये है कि √5 जो है वो इरेशनल है। But the fact is that √5 is irrational। अब आप मुझे बताओ, रैशनल, ओके, रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल कैसे हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। इरेशनल और रैशनल आपस में इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है ना। और ये जो है ये हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जो सच्चाई होगी वो माननी पड़ेगी ना अपने को, तो सीधी सी बात है। तो √5 इरेशनल है, वो सच्चाई है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अज्यूम किया है ना, हमने जिस चीज़ को माना कि वो रैशनल है, वो हमारी गलती है। एक्चुअली वो क्या है, इरेशनल है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बट द फैक्ट इज √5 इज इरेशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारा असम्पशन क्या कर रहा है बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर our assumption is not correct, our assumption is false, hence 3 + 2√5 is irrational। proved। ठीक है, डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if
2 is added to both the numerator and the denominator and 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन. ओके, तो एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाएगा अगर हम 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो नहीं पता है, तो पहले सपोज कर लेते हैं. लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y. So therefore fraction is equals to x upon y. ठीक है, ये हो गया. Now according to question क्या कह रहे हैं, ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा अगर 2 हम ऐड कर रहे हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो देयरफॉर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लिया, फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11. इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया, 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो x + 2 9 और ये क्या हो जाएगा y + 2. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको. 11 × x is 11x plus 11 × 2 is 22, 9 × y is 9y plus 9 × 2 is 18. So therefore 11x plus 22 minus 9y minus 18 equals to 0. ये सारे टर्म मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट कर लिए. ठीक है, सो 11x माइनस 9y स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ. 22 माइनस 18 कितना होगा +4. ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अगेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या कह रहा है बेटा, आगे देखो तो. इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6. ओके, तो अभी हम लोग 3 को ऐड कर लेते हैं. नाउ x + 3 एंड y + 3 इज इक्वल्स टू 5/6. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 3 और ये हो जाएगा y + 3. क्या हो जाएगा 6x, 6 3 = 18, 5y + 15. ठीक है, 5 3 = 15. So therefore 6x + 18 minus 5y minus 15 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 6x minus 5y 18 minus 15 क्या हो जाएगा +3 equals to 0. बन गई 2 इक्वेशन. ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेते हैं. ओके, equation 1 and equation 2. So 11x minus 9y plus 4 equals to 0. 6x minus 5y plus 3 equals to 0. ओके, अब बेटा एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू सेम चाहिए, कोएफिशिएंट सेम चाहिए. तो एक काम कर लेते हैं, मैं x को एलिमिनेट करती हूँ. तो यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 × 11 इज 66x माइनस 6 9 = 54y प्लस 24 इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड यहाँ पे 66x माइनस 55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0. डन. चलिए साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट. ओके, मिडिल टाइम, तो माइनस प्लस माइनस, तो 55 में 54 गया तो सिर्फ y बचेगा. ओके, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो 33 में से 24 जा रहा है तो 9. ओके, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9, वहाँ पे चला जाएगा तो y की वैल्यू 9 आ गई. डन. अब ये y की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर लेंगे तो x मिल जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ. 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 11x माइनस 9y की जगह पर 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 11x माइनस 9 9 = 81 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 11x माइनस 77 ना इक्वल्स टू 0. 11x इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू 77/11, x इक्वल्स टू 7. ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या बन गया
द फ्रैक्शन इज 7/9। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूस है, ओके ये बेस और ये एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड जो है वो बेस से छोटा है, तो देन के बाद जो भी वैल्यू आती है ना, जो भी टर्म आता है देन के बाद हम उसको सपोज करते हैं। तो मैं बेस को x सपोज कर लेती हूँ। लेट बेस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, तो ये x सेंटीमीटर हो गया। अब एल्टीट्यूड का क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मतलब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। 7 सेंटीमीटर लेस मतलब माइनस किससे, बेस से। तो एल्टीट्यूड क्या बन गया, x माइनस 7। ओके राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं ना। ओके तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 इज 169, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके दैट मीन्स कि a की जगह x अप्लाई कर लिया और b की जगह 7 प्लस x स्क्वायर। 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर, 2 7s are 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 को अंदर ले लेते हैं तो माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना आएगा, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ओके 2 की टेबल कॉमन निकाल दूँ, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 को नीचे ले जाओगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 7x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके चलो 60 के फैक्टर्स निकालने हैं ताकि 7 मिले। तो 60 किस किस के टेबल में आएगा, 7 के नज़दीक ना, 230 नहीं होगा, 12 इंटू 5, हाँ 12 5 ज़ा 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स बिल्कुल सही है। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 का पेयर बन जाएगा, x कॉमन x माइनस 12, 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू 12। अब देखो बेटा साइड तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं ना, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो दस बेस इक्वल्स टू x विच इज़ 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या था, फॉर्मूला क्या था, x माइनस 7 ना, हाँ x माइनस 7 दैट इज़ 12 माइनस 7 तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन प्लस 1/3 इक्वल टू 0 इफ़ द नेचर ऑफ द रूट्स इज़ रियल। अगर नेचर रियल है तो उसके रूट्स भी निकालने हैं। तो चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें हम लोग। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। मैं पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की इच्छा रखूँगी। 4ac, ठीक है, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, जहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 1/3। 3 3 कट, -4 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। ओके, d की वैल्यू 0 आई, तो रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो रियल आ गए ना, तो रियल आ गए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। यस ऑफ कोर्स। ओके
अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ये है कि आप सिंपल इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व कर लीजिए, या तो जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैंने यहाँ पे भी की, तो आपको तो आइडिया है कैसे करना है। एक बार हम लोग क्वाड्रेटिक वाली करके देख लेते हैं। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते जाना। ओके, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ, है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा, तो आपके पास a, b और c की वैल्यू है। चलिए, तो यहाँ पे हम लगा दें x = -b, b था -2, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस फॉर्मूला का और b का -2 + -√0 2, a की वैल्यू क्या है 3। ओके, तो x = प्लस, अब √0 तो होता ही नहीं ना कुछ भी, ठीक है, √0 तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, रहने दो। अपॉन में क्या आया 6। ओके, तो x = क्या आएगा 1/3। अब सीधी बात है, रूट्स कैसे बोले हम लोगों ने, यहाँ पे रूट्स बोले इक्वल। इक्वल मतलब कि x की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/3, ठीक है। सो दस द रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n², व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है ओके, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको जो दिया हुआ है वो Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 4n - n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है वो निकालना है। ओके, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स और व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले n की वैल्यू तो 1 ले लेते हैं, तो S1 = क्या हो गया 4, 1 - 1², 4 - 1 कितना आया 3, तो S1 क्या आया 3। अब बेटा S1 और फर्स्ट टर्म सेम ही होता है, समझ लो। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 5, मैं बोलो 5 का प्लस क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 5 का प्लस तो 5 ही होगा ना, 5 तो किसके साथ प्लस करोगे, कोई नंबर ही नहीं आगे पीछे। तो फर्स्ट टर्म का प्लस इज़ S1, और S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सो हेयर S1 इज नथिंग बट द a, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो ये तो 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब n की वैल्यू लगा देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S2 = 4n - n² ना, S2 इज़ 4, 2 - 2², 8 - 4, तो S2 कितना आ गया 4। ओके, तो यहाँ पे था कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो निकल गया 3। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 4 आया। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है वो निकालना है। सो अब S2 जो है वो 4 आया, S2 कैसे आएगा, सम ऑफ द 2 टर्म्स A1 + A2 = 4, A1 हमारा 3 निकल गया था, तो A2 क्या हो जाएगा 4 - 3, तो A2 कितना आया 1। सो द सेकंड टर्म इज़ 1, ठीक है, डन। ईजी था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ sin θ = cos θ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan θ upon 1 - cot θ प्लस cot θ upon 1 - tan θ, ठीक है। अब sin θ और cos θ इक्वल बोले गए हैं। नाउ sin θ और cos θ कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल आते हैं, 45 के लिए आते हैं। चलो एक और चीज़ बोल देते हैं हम लोग, sin θ और cos θ इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मैं tan का फॉर्म दिया, मैं 10 लगा देती हूँ, तो tan θ = what, sin θ upon cos θ, है ना। अब जैसे कि sin और cos सेम है, सो tan θ = sin θ, cos की जगह sin लिख दूँ, एक ही बात है, बिकॉज गिवन 1, ठीक है। तो दोनों कट गए, तो sin θ की वैल्यू क्या आ गई 1, सॉरी tan θ की वैल्यू क्या आ गई 1। अब tan की कौन सी वैल्यू 1 बोलते हैं 45, सो कैन आई से दैट tan θ = tan 45, तो थीटा कितना आया 45, आगे थीटा की वैल्यू, अब इसके अंदर 45 लगा देते हैं हम लोग। सो tan θ 1 - cot θ प्लस cot θ 1 - tan θ इज इक्वल्स टू tan 45 upon 1 - cot 45 प्लस cot 45 upon 1 - tan 45,
अब बेटा जी tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की 1 होती है, cot 45 की 1, tan की 1, तो 1/0 प्लस 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। अब देखो बेटा, साइन और कॉस आर द प्राइम नंबर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे 2 और 3, 2 और 5 ये प्राइम नंबर्स है ना, इनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी के टेबल में आते ही नहीं है, तो ये भी कहीं पे नहीं आते हैं। तो जब भी आपको साइन कॉस में दिया हो ना, तो गो फॉर द रैशनलाइजेशन। अपॉन में हम लोग है तो हम रैशनलाइजेशन ही कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर नंबर है उसकी साइन को अपोजिट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं सेम इक्वेशन के साथ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है ना, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए, सो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, ओके, 1 माइनस ओके 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख दें। ओके, सो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बोलोगे क्यों मैम, बिकॉज आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर इसको वहाँ पे ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 साइन ए कॉस ए। चलो मैं हटाने का एक स्टेप और लिख देती हूँ, ऐसे करके कॉमन आ गया तो ये दोनों हट गए। ठीक है, काटने की जरूरत ही एग्जाम में, आपको बता रही हूँ। तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अभी कॉस को इंडिविजुअली डिनोमिनेटर में रख देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan ए। ठीक है, यही चाहिए था ना हम लोग को यहाँ पर, आगे से यही है, बस आगे। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला इसमें, दोबारा देख लेते हैं, एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, ये सेंटर, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है, समझो ये पॉइंट बी ले लेती हूँ, तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना टेंजेंट का फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, अब जो पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये जो लेंथ है टेंजेंट का फ्रॉम इज 4 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस निकालना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप लिखोगे हियर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, ये थ्योरम के हिसाब से ही है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB is right angled triangle at angle A is equals to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, OB square is equals to OA square plus AB square
ठीक है। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9, तो आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर, ये कोन, दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। तो ये कोन की हाइट है, रेडियस की हाइट 1 है, तो कोन की भी हाइट 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, तो हमारे पास कोन दिया हुआ है और हेमिस्फीयर दिया हुआ है। रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस कर लेंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 1/3 पाई, आर की जगह पर 1, एच की जगह पर 1, 2/3 पाई 1 क्यूब, सॉरी, ठीक है। तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 पाई। ओके, सेम डिनोमिनेटर है तो वाले प्लस कर लेंगे। 1 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 4 कॉमन 3, 1 प्लस 2 3, 3 पाई अपॉन 3, 3 कैंसर, कितना आया? 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है आपसे? ये L 145 है, H 15 है, N/2 25 है, CF 11 है और F 18 है। फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। बस फॉर्मूला लगाने और तो कुछ करना नहीं है। 145 प्लस N अपॉन 2 25, CF 11, F 18 मल्टीप्लाई बाई 15। 145 प्लस 14 अपॉन 18 इंटू 15। ठीक है, 3 6 और 3 5 ठीक है, 2 3 2 7 कितना है? 145 प्लस 7 अपॉन 3 इंटू 5, 145 प्लस 7 5 35 अपॉन 3। ठीक है, सो 145 प्लस 35 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 1 3 5, 3 1 3, 2.06 है। अब 6 चलता जाएगा तो कितना आया? 11.6। तो कितना आ गया इसके अंदर? 156.66 या 67। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? L 40 H 15 F 0 3 F1 7 F2 6 मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस L0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। So Z equals to 40 plus 7 minus 3 2 7 minus 3 minus 6 multiply by 15। 7 minus 3 4, 2 7 जा 14 और कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, सो Z इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4
ओके 14 माइनस 4 कितना बचेगा 5 है ना, आई एम 14 माइनस 9 क्या बोल रही हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 40 प्लस 3 12 कितना आया 52। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Rekha and Diya are friends. What is the probability that both are having the different birthdays and the same birthday? Okay, देखो इन्होंने कहा कि लीप ईयर को इग्नोर कर दो, तो हम टोटल डेज कितने काउंट कर लेते हैं 365 डेज। ओके, अब पहला है कि दे हैव द डिफरेंट बर्थडे। ओके, समझो कि रेखा का बर्थडे किसी एक दिन पर है, तो साल में उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/65। ओके, 1/365। सो हैविंग द सेम डिफरेंट बर्थडेज, तो एक रहेगा हमारा 365, तो दूसरे का क्या होगा, तो बाकी 364 डेज बच जाते हैं, उसमें से कोई भी एक और दिन हो जाएगा, है ना। सो हम लिखेंगे लेट रेखा बर्थडे इज़ ऑन एक्स डे, कोई भी एक दिन पे उसका एक बर्थडे आता है। ओके, XYZ कोई भी एक दिन जो है उसका बर्थडे आ जाता है। ओके, सो देयरफॉर फॉर दिया हैविंग डिफरेंट बर्थडे, ओके, तो कितने डेज पॉसिबल है, सो देयर कैन बी, अब एक दिन उसका निकाल दो 365 में से, और 364 डेज पॉसिबल होंगे, 364 डेज इन अ ईयर, तो इनमें से कोई भी एक दिन रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा ऑफ डिफरेंट बर्थडे, दैट इज 364/365। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, सेम बर्थडे मतलब सेम डे पे दोनों का बर्थडे आ रहा है। ठीक है, तो एक की सिंगल डे पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो मतलब कि हम ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। अब 365 में से कोई भी दिन आ सकता है, तो दैट इज़ 1/365। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। इफ़ अ डाइस इज़ थ्रोन वंस, अगर डाइस एक बार फेंका जाता है, find the probability that the number obtained on dice is a prime number or an odd number। अब डाइस मतलब एक ही डाइस अपन फेंक रहे हैं, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी, इसका मतलब कि टोटल आउटकम्स क्या हो गए बेटा 6। ओके, नाउ अब ये कह रहा है यहाँ पर कि आपको निकालना है प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 5 3 है, मतलब कि 3 नंबर्स प्राइम में है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 3/6, दैट इज़ 1/2। डन। सेकंड आपसे कह रहा है एन ऑड नंबर, भाई ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 और 5, है ना। ऑड नंबर कौन कौन है 1 3 और 5, इसका मतलब इसमें भी कितने नंबर्स आ रहे हैं 3 नंबर्स आ रहे हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6, दैट इज़ 1/2। डन, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। सो बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन, जहाँ पे हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों से को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि जो बच्चे जिनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो या कुछ के बेसिक फंडामेंट्स क्लियर नहीं हो, तो उनको भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये ऐसे करना था। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ऐसे हवा में
अच्छा ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आता ही होगा, ऐसे करते करते ना ही चलो और सब कुछ चीज़ आपको सिखाती जाऊँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को आगे का प्लान आउट करने में, वर्क कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो डू रिकमेंड योर सजेशंस, do recommend my channel to your friends and give me your suggestion in the comment section। चीज़ें मिक्स करती जा रही हूँ मैं आज। एंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर, हैव अ सेफ दिवाली, एंजॉय योर वेकेशन। बाय बाय, टेक केयर।